दादी सा की आंखों से आंसू बह निकले। शादी की सालगिरह और अधूरी परछाइयां अवनी और गौतम की शादी की पहली सालगिरह आई। महल सजाया गया, लेकिन गौतम ने अवनी को एक साधारण गांव ले जाकर मनाने की बात की। क्यों? अवनी ने पूछा। क्योंकि हमारी कहानी महल से नहीं, उस पहले अपमान से शुरू हुई थी, जब मैं घर जमाई बना था। गांव की छोटी सी झोपड़ी में दिया जलाकर उन्होंने पहली सालगिरह मनाई। कोई हीरे नहीं, सिर्फ एक मिट्टी की अंगूठी और वादा। अब से हम हर वर्ष अपनी सबसे बड़ी हार के पास जाकर जीत मनाएंगे। राजवीर की वापसी, बदले की आग। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में बैठा राजवीर अखबार पढ़ रहा था। महल में गौतम का राज, अवनी का नेतृत्व। उसने कागज को फाड़ दिया। अब समय आ गया है वापस जाने का, लेकिन इस बार मैं सिर्फ तख्त नहीं, ताज भी लूंगा। राजवीर ने माधवगढ़ के राजा से गुप्त सौदा किया। मुझे सिर्फ एक मौका दो, महल के भीतर तोड़ने का, बाहर का युद्ध मैं खुद छेड़ दूंगा। नंदिनी और राजनीति की पहली चाल। कॉलेज से लौटकर आई नंदिनी अब सिर्फ गौतम की बहन नहीं, महल की रणनीतिकार बन गई थी। उसने राज्यसभा के कुछ युवा सदस्यों से मिलकर सुझाव रखा। महल में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, एक जन परिषद बनानी चाहिए। पहली बार रघुनाथ सिंह को एहसास हुआ कि अगली पीढ़ी सिर्फ सत्ता नहीं, सोच भी बदल चुकी है। गौतम का अतीत और वो रहस्य। अचानक एक आदमी महल आया। उसने कहा वह गौतम का बचपन का साथी है। गौतम का नाम पहले अर्जुन था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी। अवनी चौंकी। ये क्या है गौतम? गौतम ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं अर्जुन था। मेरे माता पिता को एक राजा ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन्होंने दलित होकर शिक्षा देने की कोशिश की थी। मैं बदला लेने नहीं आया था, मैं बदलाव लाने आया हूं। अवनी ने उसका हाथ थामा। तुम जो भी हो, मेरे हो, और अगर तुम्हारा अतीत जलाया गया था तो चलो अब भविष्य को रोशन करें। अंतिम दृश्य। घोषणा। महल में घोषणा हुई। गौतम को जनप्रतिनिधि अधिपति की उपाधि दी जाती है। वह राज करता नहीं, जनता के लिए सेवा करता है। गौतम ने शपथ ली। मैं न राजा हूं, न बाहरी, मैं सिर्फ इस रियासत का बेटा हूं। और वहीं एक कोने में खड़ा राजवीर बुदबुदाया। अब खेल शुरू होगा। महल के दरवाजे पर हवा की सरसराहट कुछ अनहोनी का आभास दे रही थी। जनमत की जीत, गौतम की स्वीकार्यता और अवनी के नेतृत्व के बावजूद कुछ अधूरा था। कोई अंधेरे में छिपा चेहरा, जिसे अभी उजाले से डर था। राजवीर का जाल। भीतर की साजिश। महल की एक बंद कोठरी में राजवीर माधवगढ़ के राजा के खास आदमी तारिक के साथ बैठक कर रहा था। उसके शब्द तलवार की तरह धारदार थे। महल को बाहर से नहीं, अंदर से गिराना है। उस घर जमाई के पैरों से जमीन खींचनी होगी। तारिक मुस्कुराया। हमारे पास एक जहर है, और वो है विश्वास। राजवीर ने महल की वफादार नौकरानी चंपा को बहला फुसलाकर अपनी ओर कर लिया। चंपा वह महिला थी जो वर्षों से रसोई और रानियों के बीच की कड़ी थी। बस एक बार रसोई से खबर निकाल, महल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अवनी का असमंजस। पत्नी और रानी के बीच द्वंद्व। विकास के फैसलों के बीच अवनी अब रानी बन चुकी थी, लेकिन पत्नी रह गई थी कहीं पीछे। गौतम ने एक रात पूछा, अब तुम्हारे पास समय नहीं रहता अवनी, क्या मैं तुमसे शिकायत कर सकता हूं? अवनी शांत रही, फिर बोली, मैं चाहती हूं कि तुम राजा बनो, लेकिन मेरी दुनिया में राजा का मतलब है त्याग। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गौतम मुस्कुराया। मैं रियासत के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं। नंदिनी का प्रस्ताव। गौतम बने शिक्षा मंत्री। राज्यसभा की युवा इकाई में नंदिनी ने नया प्रस्ताव रखा। गौतम को सिर्फ महल तक सीमित न रखा जाए, उन्हें शिक्षा मंत्री घोषित किया जाए, ताकि वो पूरे राज्य में बदलाव ला सकें। बहस लंबी चली, लेकिन जनता के दबाव ने काम किया। गौतम शिक्षा मंत्री बना दिया गया। गांव में पहला स्कूल। और पहले विरोध। गौतम ने जिस गांव में स्कूल खोलना चाहा, वहां के जमींदार ने विरोध किया। हमारे बच्चे हल चलाते हैं, कलम नहीं। गौतम ने बच्चों से पूछा, क्या आप खेत जोतना चाहते हैं या किताबें पढ़ना? बच्चों ने जवाब दिया, हम दोनों करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी नहीं, मर्जी से। गौतम ने वही किया।
खेत के एक कोने में स्कूल खुलवाया, जहां बच्चे दिन में पढ़ते, शाम को खेती में हाथ बंटाते। महल की दीवारों में दरार। चंपा का दांव। चंपा ने तारिक के कहने पर गौतम और अवनी के बीच फूट डालने की साजिश रची। एक नकली पत्र तैयार किया गया, जिसमें अवनी को यह कहते हुए दिखाया गया कि गौतम को अब महल से बाहर निकाल देना चाहिए। वह जनता का आदमी है, रियासत का नहीं। यह पत्र गौतम के कमरे में पहुंचा। गौतम ने पढ़ा और अवनी की ओर देखा। अवनी अनजान थी। क्या ये तुम्हारे शब्द हैं? उसने पूछा। अवनी चौंक गई। क्या तुम अब भी मुझ पर शक कर सकते हो? पहली बार गौतम खामोश रहा। दादीसा की चुप्पी और नंदिनी का ताव महल की राजनीति अब दादीसा के हाथ से निकलती दिख रही थी। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था ये लड़का हमारे कुल का दीपक नहीं बन सकता, लेकिन अब देखती हूं उसकी लौ से ही घर रोशन हो रहा है। नंदिनी ने बात सुन ली और बोली, तो अब घर को जलाने वालों को पहचानना भी आपकी जिम्मेदारी है दादीसा। गुप्त सभा, विश्वासघात का प्रमाण। नंदिनी और चंद्रशेखर, महल के गुप्तचर ने पत्र की लिखावट का मिलान करवाया। वह चंपा की थी। राजवीर का नाम उभर कर आया। हम लोगों ने महल के सबसे भरोसेमंद दरवाजे से जहर घुसाया। नंदिनी ने कहा, अब वक्त है उसे बाहर निकालने का। महल से निष्कासन। चंपा का अंतिम दिन। गौतम ने चंपा को बुलाया। तुमने जो किया उसका हिसाब नहीं मांगूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर करूंगा। क्यों? चंपा रोते हुए बोली, मुझे लगा तुम भी एक दिन राजवीर की तरह रियासत को बेच दोगे। मैं गलत थी। चंपा को महल से निष्कासित किया गया, लेकिन गौतम ने उसे गांव में एक रसोई घर में काम दिया। सजा भी, सुधार भी। राजवीर की प्रतिक्रिया। तारिक ने राजवीर को खबर दी। चंपा पकड़ी गई। तुम्हारा नाम आया है, लेकिन गौतम ने तुम्हारा नाम महल में नहीं लिया। राजवीर हंसा। तो लड़ाई अब भी बाकी है। घर जमाई ने सिर्फ दरवाजा बंद किया है, दीवारें अभी खुली हैं। अंतिम दृश्य। अवनी और गौतम। अवनी ने गौतम को वो पत्र दिखाया जो उसने सच में लिखा था। तुम महल के नहीं, मेरी आत्मा के हो। जो भी सवाल उठे, जवाब हमेशा मैं दूंगी। गौतम ने उसकी आंखों में देखा। अगर लड़ाई हमारी है तो जीत भी हमारी होगी। और बाहर आंधी की तरह राजवीर की परछाई गुजरती है। महल की सुबह आज शांत थी, लेकिन सन्नाटा कभी कभी तूफान का संकेत भी होता है। पिछले घटनाक्रम के बाद अब हर व्यक्ति चौकन्ना था। गौतम ने चुपचाप एक नई रणनीति तैयार कर ली थी। चुपचाप लेकिन निर्णायक। गौतम की नई पहल। राजनीति नहीं, जननीति। एक छोटी सभा में, जहां महल के मंत्री, रियासत के प्रतिनिधि और गांव के प्रतिनिधि आमंत्रित थे, गौतम ने घोषणा की, अब रियासत का विकास महलों की मीटिंग्स से नहीं, गांव की चौपालों से तय होगा। हर महीने एक जन चौपाल होगी, जिसमें जनता सीधा अपने मुद्दे उठाएगी। नंदिनी ने समर्थन दिया। अवनी ने उसे पहली बार अलग नजर से देखा। नंदिनी अब विरोधी नहीं, सहयोगी बनती दिख रही थी। महल में नई साजिश, राजवीर और अंतर का खेल। राजवीर ने अब चुप रहने की रणनीति अपनाई। उसने तारिक के जरिए एक गुप्त एजेंडा चलाया। महल के भीतर वर्ग बनाना। वो नौकरों, सैनिकों और मंत्रीगणों के बीच भेद फैलाने लगा। गौतम को क्या हक है? वो रियासत का खून नहीं, बस एक मेहमान है। राजवीर का मकसद था गौतम को राजकीय पद से नहीं, सामाजिक सम्मान से गिराना। अवनी की चुनौती। एक स्त्री की दो भूमिकाएं। अवनी अब महल की रानी होने के साथ गौतम की पत्नी भी थी, लेकिन दोनों भूमिकाओं में टकराव बढ़ने लगा। एक दिन गौतम ने कहा, तुम रानी हो, लेकिन क्या अब मेरी पत्नी नहीं रही? अवनी बोली, तुम मेरी दुनिया के केंद्र हो, लेकिन जब पूरी रियासत मेरी जिम्मेदारी हो तो तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। गौतम ने मुस्कुरा कर कहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जहां तुम्हारा कर्तव्य होगा, वहीं मेरा प्रेम तुम्हें ढूंढ लेगा। दादीसा का गुप्त संदेश। महल की पुरानी ग्रंथियों से दादीसा ने एक पुराना राज खोला। महल की तिजोरी से एक हस्तलिखित किताब निकाली गई, विरासत वंशावली। उसमें लिखा था कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति रियासत के सम्मान और जन कल्याण का पोषक बन जाए तो वह वंश का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। दादीसा ने अवनी और नंदिनी को बुलाकर कहा, वक्त आ गया है ये तय करने का कि विरासत खून से चलेगी या कर्म से।
राजा बनने की शर्त मंत्री परिषद ने एक प्रस्ताव रखा। अगर गौतम अगले 3 महीनों में रियासत के 12 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को स्थापित कर देता है तो उसे सिंहासन अधिकार मिलेगा। गौतम ने स्वीकार किया, मैं महल नहीं चाहता, लेकिन अगर सिंहासन से जनता की सेवा आसान होगी तो वो भी मंजूर है। पहला गांव। कछुआ की दास्तान गौतम का पहला पड़ाव कछुआ गांव था, जहां वर्षों से कोई स्कूल नहीं था और एक ही डॉक्टर पूरे क्षेत्र में था। गौतम ने डॉक्टर बनकर, शिक्षक बनकर, न्यायाधीश बनकर गांव में डेरा डाला। वहां की बुजुर्ग महिला सुधा माई बोली, तू राजा नहीं बेटा, लेकिन तेरे जैसा राज कोई नहीं लाया। राजवीर का नया वार। नंदिनी पर आरोप। गौतम की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाकर राजवीर ने अब नंदिनी को निशाना बनाया। एक झूठी रिपोर्ट तैयार की गई कि नंदिनी ने कोष का दुरुपयोग किया है। सभा में उसे कटघरे में खड़ा किया गया। गौतम चुप था, लेकिन अवनी ने सामने आकर कहा, अगर मेरी बहन दोषी है तो पहले मुझे जांच के दायरे में लाओ। हम एक खून हैं, एक शिक्षा से पली बढ़ी हैं। चंद्रशेखर का खुलासा। जाल का सच। महल के गुप्तचर चंद्रशेखर ने सबूत प्रस्तुत किए। राजवीर का हस्ताक्षर, चंपा की बातचीत की रिकॉर्डिंग और फर्जी दस्तावेज। सभा में राजवीर बेनकाब हुआ, लेकिन राजवीर हंस पड़ा। मैं गिर सकता हूं, लेकिन ये महल मेरी राख से भी कांपता रहेगा। सभा ने निर्णय दिया, राजवीर को महल की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन उसे मौत नहीं दी जाएगी। राजवीर का अंतिम शब्द महल छोड़ते हुए उसने गौतम से कहा, तू जीतेगा, पर तेरी जीत अधूरी होगी, क्योंकि रियासत की दीवारें अंदर से अब भी टूटी हुई हैं। अवनी और गौतम, एक साथ, एक राह। उस रात अवनी ने गौतम का हाथ पकड़ा और बोली, हम दोनों का रिश्ता किसी महल से नहीं, उस सपने से है जो हम हर उस बच्चे की आंखों में देखना चाहते हैं जो आज भी रोटी के लिए कलम छोड़ता है। गौतम ने कहा, अगर तुम साथ हो तो हर गांव मेरा महल है और हर बच्चा मेरा उत्तराधिकारी। गौतम ने अब दूसरा गांव चुना, आंगनपुर। ये गांव अपने नाम से भले ही शांत लगे, लेकिन यहाँ की जमीन पर हर घर के आंगन में दुखों की परतें थीं। गांव में औरतें परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी थीं और पुरुष शराब और कर्ज में डूबे थे। गौतम ने गांव की सरपंच लक्ष्मी देवी से मुलाकात की। वह एक मुखर लेकिन टूटी हुई महिला थी। यहाँ शिक्षा से पहले इज्जत की जरूरत है, उसने कहा। औरतें यहाँ बोल नहीं सकती, स्कूल जाने की बात तो बहुत दूर है। गौतम की रणनीति। शक्ति पंचायत। गौतम ने गांव की औरतों को इकट्ठा कर एक खुली पंचायत बुलाई। गांव के पुरुषों को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन बहस नहीं, संवाद का मंच रखा गया। अगर औरतें घर चला सकती हैं तो समाज क्यों नहीं? गौतम ने यह सवाल रखा। गांव के एक बुजुर्ग पुरुष ने कहा, बेटा, औरतों को ज्यादा अधिकार दोगे तो घर बिखर जाएगा। लक्ष्मी देवी ने पहली बार ऊंची आवाज में जवाब दिया, घर तभी बिखरते हैं जब उन्हें एक तरफा चलाया जाए। अब बराबरी का वक्त है। महल में अशांति। अवनी की चिंता। अवनी महल में बेचैन थी। गौतम हर दिन नए संघर्ष में उतरता था और वह उसे रोक नहीं सकती थी। नंदिनी ने कहा, तुम रानी हो, लेकिन अब तुम्हारे कंधों पर सिर्फ सिंहासन नहीं, गौतम का विश्वास भी है। अगर डरो तो महल बंद कर दो। बाहर की दुनिया के लिए वह अकेला है। अवनी ने अगले ही दिन आंगनपुर जाने का निर्णय लिया। गांव में नजारा। रानी का आगमन। जब अवनी गांव पहुंची, लोगों ने झुककर सलामी दी, लेकिन अवनी सीधी उन औरतों के बीच जाकर बैठ गई जो सभा में पिछली कतार में बैठी थीं। मैं तुम्हारे जैसी हूं, बस मेरे वस्त्र अलग हैं। अगर मैं बोल सकती हूं तो तुम भी बोल सकती हो। औरतों के चेहरों पर चमक आई। गौतम उसे देख मुस्कुराया। यह वही क्षण था जब सत्ता और प्रेम एक राह पर चलने लगे। राजवीर की वापसी। नक्सल कनेक्शन। महल से निष्कासित राजवीर अब चुप नहीं बैठा। उसने सीमा पार के एक गुप्त गिरोह से संबंध बना लिए। इनका मकसद था रियासत की आर्थिक नींव को तोड़ना। राजवीर ने आंगनपुर में एक कृत्रिम महामारी फैलाने की योजना बनाई। दूषित पानी से बीमारी फैलाकर सरकार को असफल दिखाना। गौतम का मोर्चा। स्वास्थ्य यात्रा। गांव में अचानक उल्टी, दस्त और बुखार फैल गया। गौतम ने अपने स्तर पर टेंट अस्पताल बनाए, पुराने वैद्य को बुलाया और स्वयं दवाइयों की व्यवस्था की। अवनी भी साथ थी।
वो बच्चों को ओआरएस पिलाती तो महिलाएं अब उसे रानी माँ कहने लगीं। गौतम ने कहा, हम बीमारी से नहीं, डर से लड़ रहे हैं। जब जनता जागेगी तब बीमारी खुद मर जाएगी। साजिश का पर्दाफाश, चंद्रशेखर की भूमिका। महल का गुप्तचर चंद्रशेखर अब सीधे आंगनपुर पहुंचा। उसने बताया, राजवीर ने पास के कस्बे से दूषित रसायन गांव के जल स्रोत में डलवाए हैं। उसके आदमी अब भी छिपे हुए हैं। गौतम ने गांव के युवाओं को हथियार नहीं, संवाद दिया। सबने मिलकर जल स्रोत की सफाई शुरू की और हर घर को स्वच्छ जल पहुंचाया। महल में दादीसा का निर्णय, उत्तराधिकारी की घोषणा का समय। महल में अब यह सवाल खुलकर उठने लगा था, अगर गौतम इतने गांवों में बदलाव ला रहा है तो क्या वह रियासत का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं? दादीसा ने घोषणा की, 15वें गांव के बाद एक महासभा होगी जिसमें उत्तराधिकारी का नाम तय किया जाएगा और उसे अंतिम रूप से रियासत की जनता चुनेगी, महल नहीं। नंदिनी का प्रस्ताव, रानी विद्या योजना। नंदिनी ने अब पूरे रियासत के लिए एक योजना रखी। हर गांव में एक रानी विद्या केंद्र खुलेगा जहां लड़कियां निशुल्क पढ़ेंगी और आत्मरक्षा सीखेंगी। गौतम ने कहा, जिस रियासत की बहनें पढ़ेंगी उस जमीन पर कभी गुलामी की परछाई नहीं पड़ेगी। अंत की रात, अवनी और गौतम गांव में एक शांत रात, जब सब सो गए, अवनी ने गौतम से कहा, तुम्हारा साथ अब सिर्फ एक रिश्ते की जरूरत नहीं, इस रियासत का हक बन गया है। गौतम ने धीरे से उसका माथा चूमा। जब तुम साथ होती हो तो मैं राजाओं से नहीं, ईश्वर से बड़ा महसूस करता हूं।